पेपर 3 में कुछ है नहीं. पेपर 4 एथिक्स और आई हैव क्रॉस्ड माई लिमिट. सो पेपर 4 में क्या करना है कि एथिक्स में वेरी ऑनेस्टली व्हाट आई डिड वाज आई एम ए स्टूडेंट ऑफ अ टेस्ट सीरीज फ्रॉम अ कोचिंग सेंटर. तो मैंने उनके 2 मॉडल टेस्ट पेपर लिए और मैंने उनके आंसर्स दिए कि केस स्टडीज़ को लिखते कैसे. ठीक है. तो वहाँ से मुझे ये समझ आ गया कि क्वेश्चन में अगर पूछता है कि यू नो देर आर स्टूडेंट्स हु आर रेजिंग प्रोटेस्ट और आप डीएम है, आपको क्या करना है, इधर से कोई और एंटी सोशल एलिमेंट्स आर रेजिंग प्रोटेस्ट, तो आंसर आपको ऐसे शुरू करना है कि कंसिडरिंग द अबव गिवन फैक्ट्स आई वुड लाइक टू प्रोसीड ऑन दीज ग्राउंड्स. समवन नीड्स टू टेल यू दैट, क्योंकि मेरे को कोई नहीं बताता तो मैं तो लिख देती अच्छा आई एम द डीएम सो आई डिसाइड. तो ये दिस यू नीड टू लर्न कि कैसे लिखना है आंसर. यू नो समवन नीड्स टू टेल यू दैट, कोई किसी को खुद से थोड़ी पता होगा. तो अगर आपको यहाँ तो वो सिंस यू आर हियर तो यू आर ऑलरेडी 1 लेवल अबव मी, ये आपको खुद से पता चल जाएगा. बाकी केस स्टडी में नो नीड टू गेट वेरी प्रेशराइज्ड, टेक अ मिडिल पाथ, ऑलवेज टेक अ मिडिल पाथ. डू नॉट डू कि कहीं पे एकदम तोड़ फोड़ कर देनी है या कहीं पे एकदम बेनाइन हो जाना है. ऐसा नहीं करना है, बीच में रहना है, कंसेंसस बिल्ड करना है, सारी पार्टीज को खुश रखना है और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर थोड़ा सोचना है. यू नो आई मेट अ फ्यू पीपल इंटरव्यू के टाइम जो बड़ा वर्कड अप हो जाते हैं जब उनसे कोई ऐसा सवाल पूछो ना कि जैसे वुमेन की एंट्री शनिगढ़ में जो बैन की गई थी जब मैं इंटरव्यू दे रही थी, तो दे आर वेरी वर्कड अप कि कैसे लड़कियों कैसे रोक लिया. आपको एज अ स्टूडेंट या एज अ वुमेन वहाँ पे नहीं सोचना. यू हैव टू स्पीक एंड थिंक एंड राइट लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर. सो यू हैव टू लिसन टू बोथ पार्टीज. आपके आंसर्स एक मिडिल पार्ट होने चाहिए कि कंसिडरिंग दिस सिचुएशन, कंसिडरिंग कि एक फेथ ऐसा मानता है कि उनके गॉड को वुमेन, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ये आया नहीं है कहीं, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल. कंसिडरिंग दिस व्हाट आई वुड डू इज आई वुड अरेंज फॉर मे बी एक सेशन हो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स और टेम्पल रिप्रेजेंटेटिव्स का, उनकी बात हो, उनको पता चले क्या होना है, पीस बना रहे, लॉ एंड ऑर्डर चलता रहे सिटी में, और जो भी आएगा रिजल्ट उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे. केस स्टडीज विल नेवर आस्क यू टू टेक अ डिसीजन ऑन द स्पॉट. वो यही पूछेगा कि हाउ डू यू मैनेज द सिचुएशन एज ए डीएम, एज एन ऑफिसर. सो आपको ऐसा ही सोचना है, एडमिनिस्ट्रेटर जैसा सोचना है, बिल्कुल ऐसे प्रोटेस्ट में नहीं निकल जाना है पेपर में भी. सो बी वेरी मिडिल एकदम सोचना है. बाकी जो एथिक्स का पोर्शन है जो इतना बड़ा और सिलेबस लिखा हुआ है उसके बारे में माई पर्सनल ओपिनियन इज कि उसकी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एथिक्स में जो पेपर आता है दैट इज़ वेरी, it is all about you. Every question will end with what do you think, what will you do, what do you understand by this quote. हमारे में ऐसे क्वेश्चन आए कि महात्मा गांधी ने ये कोट कहा था तो what do you understand by this. ऐसे जो सवाल होते हैं उसमें आप क्या तैयारी करके जाओगे, वो तो आप वहाँ कोट पढ़ोगे और लिखोगे, है ना. तो बेसिक्स के लिए मैं कहूँगी मुझे ये नहीं करना पड़ा क्योंकि मैं बचपन से नॉवेल्स पढ़ती थी. आई एम फ्रॉम एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, आई वाज अ डॉक्टर, तो मेडिकल एथिक्स भी हमें बड़ा पढ़ाते हैं. उसके अगर आपको ये सब नहीं है पता है या इफ यू लैक ऑन इन एनी वन एस्पेक्ट तो आप कोई भी एक किताब पढ़ लें, लेक्सिकॉन क्रॉनिकल की पब्लिक बिल्डिंग बेसिक्स. अगर आपको सिलेबस के वर्ड समझ नहीं आ रहे, इंटेग्रिटी क्या है, ऑनेस्टी क्या है, यू नीड टू लर्न, तो उसके लिए आप ये 2 बुक्स पढ़ सकते हैं. अदर देन दैट केस स्टडीज़ बड़ी सारी करनी है, बहुत ज़्यादा यू नो याद करके जाना है, ऐसा कुछ नहीं है. पेपर बहुत रेलिवेंट और डायनेमिक आता है. हमारे ईयर में तो एक भी बार नहीं पूछा, एक भी क्वेश्चन नहीं था ऐसा कि फादर ऑफ एथिक्स कौन है, स्कूल्स ऑफ एथिक्स क्या हैं, तो ऐसा कोई स्टैटिक क्वेश्चन नहीं आया था. इट वाज वेरी रेलिवेंट, वेरी डायनेमिक. तो आपको बेसिक्स के लिए आप ये 2 किताबें पढ़ना चाहें तो पढ़ लें. इंटरनेशनल एथिक्स इन सब पे चैप्टर्स हैं इन किताबों में. यू विल फील बेटर व्हेन यू स्टडी. वैसे आता कुछ नहीं है उसमें से बट स्टिल, और हैव अ लिटिल कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, क्लियर योर हार्ट आउट. वहाँ जाके बहुत ही ऑनेस्टली आंसर करो एथिक्स में, मिडिल पाथ हमेशा लो. और बस मैं कहूँगी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एथिक्स के लिए, टाइम मैनेजमेंट. वो पेपर हर किसी का छूटता है बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिग पेपर. आपको पहले केस स्टडीज़ अटेम्प्ट करनी है, ठीक है, क्योंकि दे आर 25 मार्कर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू दी केस स्टडीज़, और जो छोटे छोटे क्वेश्चन वो सेक्शंस में होता है पेपर, तो जो आगे दिए रहते हैं क्वेश्चन वो आपको बाद में करना है, क्योंकि अगर वो छूट भी जाए तो 6-7 नंबर ही जाएंगे. केस स्टडी छूट गई तो 25 मार्क्स आर गॉन. सो लर्न, द फोकस शुड बी ऑन हाउ टू अप्रोच अ केस स्टडी, और वो आप अच्छे से करें, ठीक है. सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. नाउ यू कैन आस्क मी क्वेश्चन.
इंटरव्यू पे मैं नहीं बोलना चाहती हूँ बिकॉज इंटरव्यू इज़ अ वेरी विम्सिकल प्रोसेस। वो बिल्कुल कोई नहीं कह सकता कि इंटरव्यू में किसको कितने नंबर मिलेंगे, किससे क्या पूछा जाएगा। तो आई गॉट 173 विच इज़ काइंड ऑफ बिलो एवरेज या एवरेज शायद, तो इसलिए आई एम ऑल्सो नॉट द राइट पर्सन टू बी टेकिंग गाइडेंस अबाउट इंटरव्यू। सो दैट इज़ ऑल। अब आपको कुछ पूछना होगा आप कुछ। बायोलॉजी फॉर प्रीलिम्स। मेंस में बायोलॉजी तो नहीं आती। प्रीलिम्स के लिए एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। हाँ, मोर देन इनफ। अब ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो मेडिकल स्टूडेंट थी, मुझे पढ़ना नहीं पड़ा। बट यू, आई थिंक पीपल डू 9th to 12th, इतना कुछ नहीं आता है, रेलिवेंट कंटेंट ही आता है, बेसिक नहीं आएगा बायोलॉजी का। इफ समथिंग इज इन द न्यूज़पेपर ना, कोई एल्गी न्यूज़पेपर में आ रहा है तो एल्गी क्या है ये तो विकीपीडिया से भी पढ़ सकते हो, बस उसके लिए कोई किताब खरीदने की क्या जरूरत है। इफ समथिंग इज इन दी करंट अफेयर तभी आएगा। They contribute a lot. NCERTs are the only static portion that I have studied. To be very honest, मुझे लगता है मैंने और कुछ भी स्टैटिक पढ़ा है अदर देन एनसीईआरटी। जैसे मॉडर्न इंडिया की अगर आप पढ़ें एनसीईआरटी, वो थोड़ी कंफ्यूजिंग सी है, उसमें कोई फैक्ट्स नहीं है, प्रीलिम्स में उससे सवाल नहीं बनते। तो देन आई हैड टू गो एंड सर्च, मुझे बिपिन चंद्रा भी पढ़नी पड़ी, स्पेक्ट्रम भी पढ़नी पड़ी। बट इफ यू आर इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट आपका काम कम हो जाएगा, यू विल गेट वन सेट ऑफ नोट्स जिससे क्वेश्चन भी बन जाए। वेरी गुड अगर ऐसा हो जाए। अदरवाइज एनसीईआरटी ज्योग्राफी की तो ज़रूर पढ़ लो क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं एनसीईआरटी की ज्योग्राफी। 9th to 12th, I would say 9 to 12. It's more than enough. In fact, geography तो 11th and 12th itself is more than enough. अच्छा ठीक है, अच्छा लिखने की स्टार्ट एडवाइस ये है कि सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, चाहे कुछ हो जाए इंट्रोडक्शन लिखना है। आपको बड़े सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि ये तो बेकार बातें हैं, ये तो बेकार लोग लिखते हैं, इंट्रो किसको लिखना होता है। बट नो, ट्रस्ट मी, राइट एन इंट्रोडक्शन। तो अगर आपसे क्वेश्चन है मेक इन इंडिया पे, जैसे हमारा था मेक इन इंडिया पे, आपको 1000 बातें पता है उसके बारे में, नो यू हैव बीन रीडिंग, यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू। यू शुड गो एंड राइट 2 लाइन्स अबाउट क्यों मेक इन इंडिया रेलिवेंट है आज की कंट्री में, आज की इकोनॉमी में, आज के यूथ के लिए। कंट्री का डेमोग्राफिक डिविडेंड कहाँ जा रहा है, उसको कैसे मेक इन इंडिया में डाल सकते हैं। एंड इफ़ यू राइट दिस इन 2 लाइन्स, आपका आंसर अलग लेवल का हो जाता है। एंड देन यू स्टार्ट विथ मेक इन इंडिया। जो पूछा है, मान लो पूछा है कि मेक इन इंडिया ने क्या किया 1 साल में या 2 साल में, फिर आप 4 लाइन में उसका कंटेंट लिख दीजिए इन बुलेट पॉइंट्स एंड देन राइट एन ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन। ठीक है, ये ज़रूर करना है इन एवरी क्वेश्चन। आई हैव डन दिस इन एवरी क्वेश्चन। आई वॉज टोल्ड, मतलब आई ट्रेन्ड माई सेल्फ कि मुझे 7 मिनट में इतना लिखने की आदत रहे, और आप भी अगर ट्रेन करेंगे तो आपको हो जाएगा। वरना लोग आपको ये कहेंगे कि वहाँ तो टाइम ही नहीं होता इंट्रो लिखने का। ऐसा नहीं है, अगर आप ट्रेन करें, अगर आप 10-12 टेस्ट दें प्रीलिम्स के बाद, और हर में आप यू जस्ट हैव टू ट्रेन योरसेल्फ एंड गिव एन इंट्रोडक्शन। पेपर 1 डज नॉट रिक्वायर इंट्रोडक्शन क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको डायरेक्ट उस पर आना है। सोसाइटी के आंसर्स में आपको फिर से इंट्रोडक्शन लिखना है। वुमेन पे क्वेश्चन है तो राइट समथिंग। आप एक कोई स्टैट याद कर लें, लिटरेसी का स्टैट याद कर लो, अंडर नरिशमेंट का याद कर लो, मैटरनल मोर्टेलिटी का, मैंने मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन सब के अपने ऑप्शनल के लिए याद किए ही। आपके भी जो भी ऑप्शनल होंगे उसमें 1-2 स्टैट्स आप वैसे याद करते हो, सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, उसको यूज इट एज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कैन बी फैक्ट बेस्ड, इंट्रोडक्शन कैन बी अ जनरल 1 लाइन, जैसे एडिटोरियल्स लिखते हैं, पर इंट्रोडक्शन लिखना है इन पेपर 2 and 3, और कंक्लूजन भी लिखना है, और आंसर को जहाँ तक हो सके बुलेट पॉइंट्स में लिखना है। अगर कंटेंट रेडीमेड है, कंटेंट रेडीमेड नहीं है तो आप लिख ही नहीं सकते बुलेट, फिर आपको लिखना ही होगा वो घुमा घुमा के पूरा पैराग्राफ में। तो बट योर एम शुड बी कि आपका आंसर बुलेट हो। दिस इज द वे टू राइट अ गुड आंसर, एंड डेफिनेटली 10 टेस्ट को देने ही देने मीन्स के पहले टाइम मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, मैं करती थी 5-6 से ज़्यादा कभी नहीं किया, वेरी ऑनेस्टली, पर मैंने हर दिन किया है फ्रॉम दिसंबर 2014 टिल दिसंबर 2015 एवरी डे।
मैं बिगनर थी, मैं तो एमडी कर रही थी. व्हेन आई लेफ्ट नवंबर 2014 में जब मैंने एमडी अपनी छोड़ी, आई डिड नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन एमडी एंड डीएम, पीएम एंड एमपी. मुझे कुछ नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई वॉज अ डॉक्टर एंड आपको खुद ही पता होगा डॉक्टर्स कितने ब्लिंकर्स लगा के बस एक ही चीज़ पढ़ रहे होते हैं 6-7 साल तक. तो मुझे कुछ भी नहीं पता था. आई वॉज एज क्लूलेस एज यू. और यही बात मैं आपको बार बार कह रही हूँ. मैंने बहुत स्मार्टली तैयारी की, मुझे अब लगता है. लोगों को बड़े साल लग जाते हैं क्योंकि मे बी कोई उनको गाइड नहीं करता. आई हैड एन एल्डर ब्रदर हु वाज गाइडिंग मी, तो उसने मुझे बता दिया था. तो इसलिए मैं कह रही हूँ एनसीईआरटी से आपको बेस बनाना है. मैंने 2 महीने तो सिर्फ एनसीईआरटीज पढ़ी थी, दिसंबर एंड जनवरी. उसके बाद मैंने अपना ऑप्शनल पढ़ा 1-2 महीने. फिर मैंने करंट अफेयर्स पढ़ने शुरू किए. इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा मैंने मई में. फिर मैंने प्रीलिम्स की तैयारी की और सितंबर ऑनवर्ड्स आई वाज टोटली इनटू मेंस की आंसर राइटिंग, करंट अफेयर का कॉम्पाइलेशन करना, खुद से पढ़ना, पीआरएस से समझना चीज़ों को. और एक और चीज़ जो मुझे बाहर लोग पूछ रहे थे कि इतने सारे फैक्ट्स कैसे याद करें, इतने सारी चीज़ें जाती हैं इनमें. ऐसा कुछ भी नहीं. आपको फैक्ट्स याद करने ही नहीं है. यू हैव टू लर्न द इश्यूज, नॉट द न्यूज़. ठीक है, जो इशू है आप उसको पढ़ें. अभी उत्तराखंड में इतना बवाल हो गया, तो यू डोंट हैव टू लर्न कि कितने एमएलए इधर से उधर गए, क्या हुआ एंड ये वो. एंटी डिफेक्शन पढ़ लो. ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ सेंटर इन स्टेट गवर्नमेंट पढ़ लो, पावर्स ऑफ गवर्नर पढ़ लो. बस ये ऐसी चीज़ थोड़ी है जो आप भूल जाओगे. ये आपने आज पढ़ी, आपको मेंस के दिन भी याद रहेगी. यू डोंट हैव टू रिवाइज इट. रिवाइज आपको करना होगा. ठीक है, कोई पेंशन फंड आ गया, उसमें कितने रुपए पे कितनी क्या मिल रही है. मेक इन इंडिया में कोई 4 चीज़ें हैं तो वो 4 क्या हैं, वो सब तो यार विद रिविजन यू विल नो बाय द एंड. तो सिंप्लीफाई द प्रोसेस. ज़्यादा चीज़ों में आप फंसे ना, ज़्यादा 10 तरह के चीज़ों में मत फंसो. इसलिए मैं फॉर स्टडीज कुछ नहीं, न्यूज़पेपर में 1 घंटा लगना चाहिए. और जल्दी ऐसे पढ़ना है कि 1-2 बार जब आप सिलेबस को पढ़ लेंगे तो यू विल हैव दोज थिंग्स इन योर माइंड कि हाँ सिलेबस में मेरे प्रेशर ग्रुप है, एनजीओ है, लेजिस्लेचर है ही, एंटी डिफेक्शन वगैरह उसी में आ गया. और इकोनॉमिक्स तो यार पूरी है, इकोनॉमिक्स तो पेज पढ़ना ही है. तो बस पेपर जब पढ़ रहे हो, एनीथिंग रिलेटेड रेलिवेंट टू योर सब्जेक्ट, टू योर सिलेबस, वो चीज़ पढ़ लो, उसको नोट कर लो, एवर नोट पे कर लो अगर ऑनलाइन से यू आर कंफर्टेबल विद इट. अदरवाइज आप एनसीईआरटी बुक्स फॉलो नहीं करनी है, वो बस पढ़ना है प्रीलिम्स तक. अगर आपके बेसिक्स नहीं है, पर आप यहाँ पे हो तो आपके बेसिक्स होंगे क्योंकि ये पढ़ा देंगे. तो आपको तो वो भी नहीं करना है. आपको सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है. और जो इकोनॉमिक्स की न्यूज़ आती है एवरी डे, उसका मैं तो कॉम्पाइलेशन से पढ़ती थी या फिर जो मेरे हिंदू के होते थे. अगर आपको यहाँ से कोई इकोनॉमिक्स की रोज़ क्लासेस हो रही हैं, जो भी होता है सेंटर में, वो आप फॉलो कर लीजिए. स्टैटिक में सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे फॉर इकोनॉमिक्स और कुछ फॉर मेन्स मतलब. ठीक है, और कुछ भी नहीं. बजट के की फीचर्स इफ रिक्वायर्ड, वो तो 10-12 पेज का होता है, उसमें भी सब कुछ नहीं. एंड इट इज़ अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट क्योंकि उसमें ऐसा होता है एग्रीकल्चर पे 15 चीज़ें लिखी हुई हैं. तो एग्रीकल्चर का कोई भी क्वेश्चन आए, फॉर ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन आप उसमें से 2 चीज़ें उठा के लिख दीजिए कि इस बार तो फंड भी बन गया है, इस बार कृषि सिंचाई योजना भी आ गई है, पारंपरागत भी आ गई है. तो बस एवरीथिंग इज़ वेरी गुड इन एग्रीकल्चर. इस तरह से यू कैन स्मार्टली स्टडी. की फीचर्स ऑफ बजट शुड बी ऑन योर टिप्स, वो ज़रूर पढ़ना. ठीक है. Your MBBS, how do you think of going to subjects like eco and geography? Because I myself want to go for MBBS. Oh, And okay. geography and eco are like entirely different. ये तो इट वॉज अ वेरी पर्सनल डिसीजन. आई डिड MBBS. आई वॉज ऑल्सो डूइंग MD. मैंने MD से रिज़ाइन किया विच इज़ अ 3-year कोर्स. आई वॉज ऑन माई वे टू बिकमिंग अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट बट आई लेफ्ट इट. इट वॉज अ पर्सनल डिसीजन. बट इससे रेलिवेंट एक और चीज़ है कि आपको कोई कह दे कि आप अपना सब्जेक्ट ऐसा ले लो जो स्कोरिंग है, जो बड़ा हाई फाई चल रहा है आजकल, कभी उसकी बात मत सुनो. मुझे बहुत लोगों ने बोला था मेडिकल साइंस मत लो, मेडिकल साइंस में क्वेश्चन नहीं आते, नंबर नहीं आते, किसी का नहीं होता. एंड इट इज़ ट्रू. मेरे खुद के कॉलेज से सीनियर्स बड़े सालों से देते थे, उनका नहीं होता. बट यू शुड नो योर स्ट्रेंथ. मुझे लगा मैं 6.5 साल तक तो MBBS कर रही थी, और फिर अगर मैंने वो छोड़ दिया और फिर मैंने उठा ली कोई नया सब्जेक्ट, तो आई कैन नेवर बी एज बिग एज एन एक्सपर्ट इन दैट सब्जेक्ट एज आई एम इन मेडिसिन. सो प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स. UPSC गिव्स यू द चांस कि आपको जनरल स्टडीज़ में अगर आप यहाँ नहीं है ना, तो आप ऑप्शनल से यहाँ आ जाए.
सो प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स। इंजीनियर्स पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं कि वो अपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट छोड़ के कोई भी कुछ भी उठा लिया। दैट इज़ योर पर्सनल ओपिनियन। ऑफकोर्स अगर आपने ग्रेजुएशन पढ़ाई नहीं की फिर उसका क्या फायदा, बट मैंने तो की थी। डॉक्टर्स तो बहुत पढ़ाई करनी होती है हमें, और इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि एनी थिंग विच यू आर कम्फर्टेबल इन, अगर आप इंजीनियर भी हैं, आपने फिलोसफी का सब्जेक्ट उठाया, आपको लगा कि आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, यू नो यू लाइक रीडिंग फिलोसफर, तो गो एंड टेक फिलोसफी। फिर ये मत सोचो कि ज्योग्राफी में नंबर आते हैं तो मैं ज्योग्राफी लूँगा, ऐसा कभी नहीं होता। आई हैव गॉटन दिस रैंक विथ मेडिकल साइंस, माई ओन बैचमेट्स, माई ओन फ्रेंड्स कुड नॉट इवन क्रॉस 200 मार्क्स इन ऑप्शनल एंड आई गॉट 286। तो ऑप्शनल का कोई जनरल ट्रेंड नहीं होता है, वो आपकी नॉलेज है। इट इज़ अ चांस कि अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हैं तो आप उसमें 300 अबव स्कोर ले जाएं, ठीक है। तो ओनली चूज अ सब्जेक्ट विच मेक्स यू फील कंफर्टेबल, विच यू डोंट माइंड स्टडिंग फॉर 2-3 ईयर्स, क्योंकि कोई नहीं जानता वो इतने सारे ऑप्शन पढ़ना, और ऑप्शनल बीच में बदलना एक बहुत ट्रिकी चीज़ होती है। एक अटेम्प्ट के बाद अब मैं ऑप्शनल चेंज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने तो सोच लिया था चाहे कुछ भी हो मेडिकल साइंस से ही करना है। सो जस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट, इस पे मत जाओ ट्रेंड क्या है। देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रेंड इतना खराब चल रहा है ना, रैंक 6 इज फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ज्योग्राफी का ट्रेंड इतना खराब चल रहा है, कितनी 20s में किसी की रैंक है वो ज्योग्राफी है। एवरीबडी सेज कि लिटरेचर में बड़ी वैसी मार्किंग होती है, संस्कृत लिटरेचर से रैंक 5 है, मेडिकल साइंस से रैंक 4 है, पंजाबी लिटरेचर से रैंक 3 है। तो सब्जेक्ट्स तो अगर आप देखने लगो तो यू विल गो क्रेजी, इसलिए बिल्कुल नहीं मार्केट बातों पे नहीं जाना है इन सब्जेक्ट्स। चूज व्हाट यू लाइक एंड रीड, बिल्कुल हो जाएगा। While reading NCERT, should we focus on each and every line or should we focus more on the topics given? Which subject? Like in any NCERT, like for geography or for economics? For geography, focus on every line. My personal experience is this, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में लाइन से क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी के। हिस्ट्री मैंने उतनी पढ़ी नहीं है एनसीईआरटी से, मॉडर्न इंडिया एनसीईआरटी तो थोड़ी वैसी सी है नॉवल जैसी, तो यू कैन डू दैट। और इकोनॉमिक्स भी, क्योंकि आई वॉज बिल्डिंग माई बेसिक्स, तो आई रेड एवरी लाइन, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर की जो है उसके बॉक्सेस शायद लोग कहते हैं कि पढ़ना चाहिए, तो मे बी यू कैन ट्राई दैट, बट मैं कहूँगी एनसीईआरटी होती इतनी बड़ी है तो ट्राई टू रीड पूरा। रिमेंबर आपको वैसे ही थोड़ा कट छट के 60% ही रहेगा, तो बट रीड ऑल, ठीक है। एनसीईआरटी में डोंट कैंसिल। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पीआरएस प्रिपेयर करना है, पूरा पीआरएस नहीं, मतलब जो रेलिवेंट उसमें बिल्स और एक्ट्स हैं, पीआरएस तो डेफिनेटली करना है। और आई ट्राइड बट आई फेल्ड एट इट। मैंने बहुत बार ट्राई किया इंडिया ईयर बुक पढ़ने का, और मैंने शायद पढ़ा भी था आधा, बट मुझे लगता है इट्स रेलिवेंट अगेन। बट यू शुड यार, अभी पता नहीं है ना जनरल स्टडीज़ का कट ऑफ, नोबडी नोज, अगर टाइम है तो पढ़ लो। अ लॉट ऑफ साइट्स विल टेल यू कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो अगर उतने चैप्टर्स ही कर सको, या कहीं से इंडिया ईयर बुक का वो मिल जाए क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंडिया ईयर बुक, देन डू दी क्वेश्चंस। समरी और बुक पढ़ने में तो यू लूज द ईयर, बहुत बोरिंग है ना वो किताब। लैंग्वेज मैटर्स इन इंटरव्यू में नोबडी नोज व्हाट मैटर्स, बट ऑफ कोर्स लैंग्वेज डज मैटर। आपकी जो भी लैंग्वेज है उसमें आप कॉन्फिडेंटली बोलिए, बस यही है। हिंदी और इंग्लिश और कन्नड़ और गुजराती और फ्रेंच, बी वेरी कॉन्फिडेंट इन इंटरव्यू, यही है। इंटरव्यू इज नॉट अबाउट कंटेंट, ये मुझे अपने एक्सपीरियंस से लगता है। इंटरव्यू इज अबाउट कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो चाहे आप हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, वहाँ पे जाके बिल्कुल बेधड़क बेशर्मी से आंसर देने हैं सारे, ठीक है। डेली अब तो टाइम नहीं है। आई डिड आंसर राइटिंग फॉर 2 months, अप्रैल एंड मई, तो वही टोटल होके आपके 12-15 डेज हो जाएंगे। प्रीलिम्स के बाद ना डोंट प्रैक्टिस आंसर राइटिंग एवरी डे, क्योंकि टाइम उसमें मिस हो जाएगा। तो जस्ट 7 डेज, ठीक है। कोई सीरीज जैसे टेस्ट सीरीज चलती है ना वैसे, ओके। नॉन फिक्शन बुक्स, बिपिन चंद्रा
with conviction. हाँ? No. Simplify the process. After means पढ़ना वो. Sense of the idea of justice by Amartya Sen. Read it after means. Very nice book. But अभी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं, देखनी भी नहीं है अभी. Yes. मैम ये आप इसके लिए पहले आपका स्कोर कितना आता था एज कंपेयर टू योर फाइनेंस स्कोर? 91, 92, 96 कभी कभी आते थे जीएस में. एक बार मेरे 72 आए थे पेपर 1 में. पेपर 1 वॉज माई वीक पॉइंट. और एक बार मेरे एथिक्स में 112 आए थे टेस्ट में. तो मोर और लेस मेरा स्कोर सिमिलर ही आया एग्जाम में. तो यू कैन जज. वैसे नहीं जज करना चाहिए यार, पेपर वहाँ का बड़ा अलग होता है. वहाँ पे यू हैव अलॉट मोर थिंग्स ऑन योर माइंड, बट यू शुड लिव. आपको लिखने की आदत हो जाएगी. मार्किंग, लीव द मार्किंग टू द एग्जामिनर, है ना, वो छोड़ दो, बट गिव द टेस्ट. ओके, आई हैव गॉट द सिग्नल टू लीव नाउ. यस. How much current affairs contribute to the art and culture portion of हिस्ट्री पोर्शन में थोड़ा सा दे माइट. आर्ट एंड कल्चर में दे डोंट कॉन्ट्रीब्यूट. या स्टोन एज आया, हाउ इज दैट करेंट? ठीक है. तो हाँ, प्रीलिम्स में करता है कॉन्ट्रीब्यूट. जैसे प्रीलिम्स में हमारा वो आया था जीआई टैग में क्या हो सकता है ना लास्ट ईयर के पेपर में, दैट वाज रेलिवेंट, दैट वाज करेंट. तो आप करंट अफेयर्स से उसको सप्लीमेंट कर लो और कोई एक जगह से कोचिंग के रेफरेंस मटेरियल से एक बार पढ़ लो बस. ठीक है. इकोनॉमिक सर्वे इज ऑलरेडी करेंट, वो इस साल का ही तो बात करते हैं. ठीक है. एंड इन एडिशन, ठीक है, क्योंकि आई वाज देयर स्टूडेंट मेंस का, सो यू कैन ज्वाइन एंड यू आर हियर, यू विल गेट द करंट अफेयर्स फ्रॉम हियर प्लस इकोनॉमिक टाइम्स हिंदू का कर लो. ठीक है. वेरी डायनेमिक, एवरीथिंग इज वेरी डायनेमिक इन पेपर 2 and 3. डू नॉट वेस्ट योर टाइम रीडिंग बुक्स. मैम अगर हम ग्रेजुएशन जैसे हमारी लास्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो तो हम ग्रेजुएशन स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन बहुत अर्ली है क्योंकि एक ही साल का आता है ना करंट अफेयर. तो एक ही साल का आता पर है. बुक्स जैसे कि एनसीईआरटी आप पढ़ना शुरू कर दें. बिल्कुल. और क्या होता है, ऑप्शनल पढ़िए. ऑप्शनल पढ़िए, मैंने 6.5 साल ऑप्शनल पढ़ी है. ठीक है. तो वो तो बिल्कुल पढ़ना है, ऑप्शनल पढ़ना. ठीक है. चलो देन आई लीव. आई विश यू वेरी वेरी गुड लक.